मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारम् कर्मभूविताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणोल्लासम् वन्दे तद्गुणोल्लासम् मोक्षमार्ग के निताय कर्म पर्वतों के भेद और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदन सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय बारंबार जिनेश्वर बारंबार जिनेश्वर सूत्र सुनाने आपको। तत्वार्थ सूत्र नामक ये महाशास्त्र है आचार्य उमा स्वामी देव द्वारा रचित और इसके दूसरे अध्याय की चर्चा हमारी चल रही है। दूसरे अध्याय में जीव तत्व का वर्णन है और सबसे पहले यहाँ पर जीव के असाधारण भाव बताए जा रहे हैं। जीव के असाधारण भाव का मतलब है जो भाव केवल जीव में पाए जाते हैं, जीव के अलावा अन्य द्रव्यों में ये भाव नहीं पाए जाते। ऐसे असाधारण भाव 5 प्रकार के कहे गए हैं। कौन कौन से 5 भाव हैं जीव के असाधारण? बोलिए पद्मा जी। और औदायिक और परिणामी। औदयिक और पारिणामिक। भाव। बढ़िया, बोलिए आभा जी। औपसमिक, छायिक, मिश्र या छायोपसमिक, औदयिक और पारिणामिक। ये 5 जीव के असाधारण भाव हैं और इन 5 भावों के प्रत्येक के भेद कितने कितने भेद हैं? बोलिए रेखा जी। कोलकाता द्विनवाष्टदशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम्। औपशमिक के 2, औपशमिक छायिक के 9, फिर 18 छायोपशमिक के, औदारिक के औदारिक नहीं, भाव का नाम क्या है? औदारिक है क्या भाव का नाम? औदयिक 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 के 21 और पारिणामिक के 3। बढ़िया। इस तरह से ये इनके भेद हैं जिसमें से औपचारिक भाव के 2 भेदों की और क्षयिक भाव के 9 भेदों की चर्चा अपनी हो गई है। शैक्षणिक भाव की चर्चा यहाँ चल रही थी तो हम पहले क्षय उपशम का अर्थ समझ रहे थे। क्योंकि शैक्षणिक भाव किसे कहते हैं कि कर्म के क्षयोपशम के निमित्त से जीव के जो भाव होते हैं अथवा कर्म के क्षयोपशम के लिए जीव के जो भाव होते हैं या जीव के जिन भावों के समय कर्म का क्षयोपशम पाया जाता है वो भाव क्षयोपशमिक भाव कहलाते हैं। तो क्षयोपशम क्या होता है, कैसे होता है, किन में होता है, वो थोड़ी चर्चा हमने कल देखी थी। मूल में 8 कर्म होते हैं और उन 8 कर्मों को 2 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से 2 भागों में? घातिया और अघातिया। तो इन 2 भागों में से अघातिया कर्मों में तो क्षयोपशम लागू पड़ता नहीं है। क्षयोपशम किस में लागू पड़ता है? क्षयोपशम के संबंध में कल 2 नियम बताए थे। क्षयोपशम किस में लागू पड़ता है? बोलिए रूपम जी। दीदी क्षयोपशम घातिया कर्मों में ही लागू होता है
और घातिया कर्मों में भी देशघाती और प्रकृतियों में होता है। बढ़िया। क्योंकि शिवक्षम हाँ, देशघातियों में दोनों प्रकार के स्पर्धक पाए जाते हैं। बहुत बढ़िया। शिवक्षम घातिया कर्मों में ही लागू होता है और घातिया कर्मों में भी मुख्य रूप से, ये शब्द उसमें लगाना है जरूर से, घातिया कर्मों में भी मुख्य रूप से देशघाती प्रकृतियों में ही शिवक्षम पाया जाता है। क्योंकि देशघाती प्रकृतियों में दो प्रकार के स्पर्धक पाए जाते हैं, देशघाती स्पर्धक भी और सर्वघाती स्पर्धक भी। तो इन शब्दों के अर्थ कल हमने देखे थे कि घातिया कर्म कौन कौन से हैं और उन घातिया कर्मों में कितनी प्रकृतियां देशघाती हैं और कितनी प्रकृतियां सर्वघाती हैं। ठीक है, तो एक एक कर्म का घातिया कर्म में, जैसे 4 घातिया कर्म है, तो एक कर्म का नाम बोलना है जिनसे मैं पूछूंगी, और उसमें कौन सी प्रकृतियां देशघाती हैं, कौन सी प्रकृतियां सर्वघाती हैं, ये बताना है आपको। ठीक है, बोलिए शिमला भाभी, पहला घातिया कर्म और उसकी देशघाती सर्वघाती। ज्ञानावरण कर्म, उसकी केवल ज्ञानावरण कर्म तो सर्वघाती है, और 4 जो कर्म वो है देशघाती है। नाम बोलिए 4 के। मति ज्ञानावरण, मति श्रुत अवधि मन प्रह केवल ज्ञानावरण, सबके साथ ज्ञानावरण है। देशघाती बोलनी थी ना, हमने तो 5 बोल दी। अच्छा, देशघाती मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मन प्रह ज्ञानावरण। बढ़िया, यानी ज्ञानावरण की 5 प्रकृतियां हैं, उनमें से शुरू की 4 मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण और मनःपरय ज्ञानावरण, ये है देशघाती, और केवल ज्ञानावरण है सर्वघाती। दूसरा कर्म, दूसरे कर्म में बोलिए सुमन जी। मूल प्रकृति है दर्शनावरण, उसमें सर्वघाती और देशघाती दोनों प्रकृति होती है। तो देशघाती है चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, ये तीनों है देशघाती प्रकृति। और केवल दर्शनावरण और 5 प्रकार की निद्रा, ये है सर्वघाती प्रकृति। 5 के नाम बताइए। निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला और स्त्यानकृत। बहुत बढ़िया। तो दर्शनावरण की 9 प्रकृतियों में से 6 हैं सर्वघाती और 3 हैं देशघाती। मोहनीय कर्म में देशघाती सर्वघाती का विभाजन। हाँ, मोहिनी में दर्शन मोहिनी की जो देशघाती प्रकृति है वो सम्यक प्रकृति है, और सर्वघाती प्रकृति है वो मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व। और चारित्र मोहिनी में देशघाती प्रकृति में संचलन कषाय और नौ कषाय, हाथ रथ अरचित, ये वाली। और सर्वघाती में है अनंतानुबंधी कषाय, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्याना वर्ण कषाय, ये 12 इसमें है। बढ़िया। 9 कषाय के नाम बोलेंगे पूरे? हाँ, हास रथ अरति भय जुगुप्सा शोक पुरुषवेद नपुंसक वेद स्त्री वेद। बढ़िया। इस प्रकार से ये घातिया कर्मों में 28 भेद हैं टोटल। मोहनीय कर्म में टोटल 28 हैं, उसमें से 14 देशघाती हैं, 14 ही सर्वघाती हैं। दर्शन मोहनी की 2 सर्वघाती है, 1 देशघाती है, और चारित्र मोहनी की 12 सर्वघाती है और 13 देशघाती है। इस तरह से सर्वघाती देशघाती का मोहनीय कर्म में विभाजन है। अंतराय कर्म में सर्वघाती और देशघाती। अलका जी। अंतराय कर्म की 5 है, सो सर्वघाती तो है नहीं, 5 देशघाती ही है। 5 के नाम है भोग अंतराय, उपभोग अंतराय, दान अंतराय, लाभ अंतराय और वीर अंतराय। बढ़िया। अंतराय की 5 देशघाती प्रकृति कहलाती है। इस तरह से ये टोटल कितनी हो गई, कितनी सर्वघाती हो गई, कितनी देशघाती हो गई? 21 सर्वघाती और 26 देशघाती। 21 सर्वघाती है और 26 देशघाती है। इस तरह से ये देशघाती सर्वघाती का इसमें विभाजन हुआ।
अब जो देशघाती प्रकृतियां हैं, उस देशघाती प्रकृतियों में स्पर्धक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के स्पर्धक होते हैं। स्पर्धक का क्या मतलब है? स्पर्धक का मतलब है कि उनकी जो फल देने की शक्ति है। तो जो कर्मों का, घातीय कर्मों का जो अनुभाग है, वो घातीय कर्मों का अनुभाग 4 प्रकार का होता है। लता, दारू, अस्थि और शैल, ये 4 प्रकार का अनुभाग दिख रहा है आप लोगों को? ये 4 प्रकार का अनुभाग घातीय कर्मों में होता है। और इसमें से ये तीव्रता की तरफ जा रहा है, ये मंद है। लता का अनुभाग मंद है, दारू का उससे तीव्र, अस्थि का और तीव्र, और शैल का अनुभाग और तीव्र है। तो पूरा का पूरा शैल वाला पार्ट, पूरा का पूरा अस्थि वाला पार्ट और दारू का बहुभाग, ये हो गया बहुभाग। दारू का बहुभाग, ये इतना हिस्सा होता है सर्वघाती स्पर्धक, ये इतना हिस्सा होता है सर्वघाती। और दारू का एक भाग और लता का पूरा भाग, ये होता है देशघाती। यानी घातीय कर्मों का अनुभाग इस तरह से 4 प्रकार की उनकी शक्ति होती है, लता, दारू, अस्थि और शैल। तो जो देशघाती स्पर्धक हैं, उनमें कौन सा अनुभाग होता है कि लता, लता का मतलब है सबसे हल्का वाला अनुभाग, लता का पूरा पार्ट और दारू का एक पार्ट, एक पार्ट मतलब बहुत कम। बहुभाग यानी अधिक पार्ट, अपन परसेंटेज में निकाले तो 3/4 गया इधर और 1/4 आया इधर, या 90% गया उधर, 10% आया इधर, ऐसा उसको बहुभाग एक भाग बोलते हैं। तो लता का पूरा हिस्सा और दारू का एक भाग, वो तो होता है देशघाती। और दारू का बहुभाग, अस्थि का पूरा भाग और शैल का पूरा भाग, ये होता है सर्वघाती। तो देशघाती प्रकृतियों के जो स्पर्धक हैं, वो चारों प्रकार के स्पर्धक देशघाती प्रकृतियों में होते हैं। देशघाती प्रकृति में सर्वघाती स्पर्धक भी हैं, देशघाती स्पर्धक भी हैं। यानी देशघाती प्रकृतियों के अनुभाग शक्ति लता वाली भी है, दारू वाली भी है, अस्थि वाली भी है और शैल वाली भी है। समझ में आ रहा है? जो हमने एक वाक्य पढ़ा, क्या वाक्य पढ़ा था? देशघाती प्रकृति में दोनों तरह के स्पर्धक होते हैं। कौन से दोनों तरह के स्पर्धक होते हैं? सर्वघाती भी होते हैं और देशघाती भी होते हैं। इसका मतलब है कि जो देशघाती प्रकृति है, वो लता टाइप का फल देने की शक्ति भी है, दारू टाइप का फल देने की शक्ति भी है उसमें, अस्थि टाइप का और शैल टाइप का। ये शक्ति का मतलब कि घातिया कर्म में ना वार करते हैं, मारते हैं, घात करते हैं। तो लता से मारा जाए तो ज्यादा चोट लगेगी कि पत्थर से मारा जाए तो ज्यादा चोट लगेगी? किसी के ऊपर फूल फेंका जाए, पत्ती फेंकी जाए तो उसको चोट लगेगी या पत्थर उठा के डाला जाए? तो ये शैल है, ये पत्थर, पहाड़, शिला जैसा, शैल यानी शिला। अस्थि उससे थोड़ी कम हल्की है। हड्डी से लगे और शिला से लगे तो किससे ज्यादा लगेगी? शिला भारी है, शिला से अधिक लगेगी। दारू का अर्थ होता है लकड़ी, लकड़ी से मारे कि हड्डी से मारे, किससे ज्यादा चोट लगेगी? लकड़ी से पिटाई होने पर ज्यादा चोट लगेगी कि हड्डी से पिटाई होने पर? हड्डी अधिक कठोर होती है लकड़ी से, तो हड्डी से अधिक चोट लगेगी। तो ये उत्तरोत्तर अनुभाग शक्ति तीव्र बता रहे हैं कि लता से जैसी चोट लगे उससे अधिक चोट लगती है लकड़ी से, दारू यानी लकड़ी, देवदारू। लकड़ी से जैसी चोट लगेगी उससे अधिक चोट लगती है अस्थि से, और अस्थि से जैसी चोट लगेगी उससे अधिक चोट लगती है शैल से, शिला से, पत्थर से। तो ये इनकी अनुभाग शक्ति बताई है। तो ये तीव्र अनुभाग शक्तियां हैं, शैल, अस्थि और दारू का बहुभाग, ये कहलाता है सर्वघाती। तो देशघाती प्रकृति में ये सर्वघाती स्पर्धक भी हैं और देशघाती स्पर्धक भी होते हैं। दोनों तरह के स्पर्धक इसमें पाए जाते हैं। कौन सी प्रकृतियों में? जो 26 देशघाती प्रकृतियां हैं उनमें ये दोनों टाइप के स्पर्धक पाए जाएंगे। और जो 21 सर्वघाती प्रकृतियां हैं उनमें कौन से स्पर्धक पाए जाएंगे? उनमें केवल ये दारू का बहुभाग,
अस्थि का पूरा भाग और शैल का पूरा भाग, यही वाले स्पर्धक, केवल यही वाले जो पोर्शन है, यही वाला पोर्शन वो सर्वघाती प्रकृतियों में पाया जाएगा। ये लता और दारू का एक भाग वाला हिस्सा सर्वघाती प्रकृतियों में ये अनुभाग शक्ति पाई ही नहीं जाएगी। लेकिन जो देशघाती प्रकृतियां हैं उसमें ये वाली अनुभाग शक्ति भी पाई जाएगी और ये वाली अनुभाग शक्ति भी पाई जाएगी। समझ में आया? देशघाती प्रकृतियों में दोनों प्रकार के स्पर्धक पाए जाते हैं। तो इसी कारण इसमें क्षयोक्षम बन पाता है, जिसमें एक सर्वघाती टाइप के ही स्पर्धक पाए जा रहे हैं तो उनमें क्षयोक्षम नहीं बन पाएगा। जिसमें दोनों प्रकार के स्पर्धक पाए जाएंगे उसमें ही क्षयोक्षम की अवस्था पाई जाएगी। क्यों पाई जाएगी? क्योंकि क्षयोक्षम में किसी का क्षय है, किसी का उदय है, किसी का उपशम है। तो ऐसी स्थिति जो हो रही है वो इन देशघाती प्रकृतियों के साथ ही, जिनमें दोनों तरह के स्पर्धक पाए जाएंगे, उसी में बन पाएगी। अब जो क्षयोक्षम की स्थिति है, क्षयोक्षम की अवस्था कैसे होती है, तो हमने देखा था क्षयोक्षम की परिभाषा क्या है। क्षयोक्षम की परिभाषा बोलिए, कौन बोलेंगे क्षयोक्षम की परिभाषा? वर्तमान कालीन सर्वघातियों का उदयाभावी क्षय, भविष्यकालीन सर्वघाती स्पर्धकों का सदअवस्था रूप उपशम और वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदय, इन तीनों रूपकरण की अवस्था को क्षयोक्षम कहते हैं। वर्तमान कालीन देशघाती स्पर्धकों का उदय बोलने यानी क्षयोक्षम में 3 रूप कर्म की अवस्था बनती है। कौन से 3 रूप कर्म की अवस्था बनती है? कि एक तो है वर्तमान कालीन, एक तो है सर्वघाती स्पर्धक और एक है देशघाती स्पर्धक। ठीक है। और जो सर्वघाती स्पर्धक है उसको अपन 2 तरह में बांटते हैं, एक है वर्तमान कालीन और एक है भविष्यकालीन। दिख रहा है आप लोगों को? सर्वघाती स्पर्धक 2 प्रकार के, एक वर्तमान कालीन यानी वर्तमान में उदय आने वाले हैं और दूसरे हैं भविष्य में उदय आने वाले हैं। ठीक है। तो जो वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धक हैं उनका क्या होना है? उनका होना है उदयाभावी क्षय। उदयाभावी क्षय। जो वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धक हैं उनका है उदयाभावी क्षय और जो भविष्यकालीन सर्वघाती स्पर्धक हैं उनका है सदवस्थारूप उपशम। वर्तमान कालीन जो सर्वघाती स्पर्धक हैं उनका उदयाभावी क्षय, भविष्यकालीन सर्वघाती स्पर्धक हैं उनका होना है सदवस्थारूप उपशम। और जो देशघाती स्पर्धक हैं, देशघाती कौन से हैं? वर्तमान कालीन, उनका क्या है? उदय। तो ये 3 रूप कर्म की जो स्थिति बन रही है इसका नाम है क्षयोक्षम। वर्तमानकालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, भविष्यकालीन सर्वघाती स्पर्धकों का सदवस्थारूप उपशम और वर्तमानकालीन देशघाती स्पर्धकों का उदय। इन 3 रूप कर्म की अवस्था को क्षयोक्षम कहते हैं। ये सब अपन ने कल पढ़ा था, लेकिन पक्का होने के लिए हम वापस से उसको, जिनको नहीं समझ आया हो, कम समझ आया हो, फिर से देख रहे हैं। अब उदयाभावी क्षय क्या चीज है, ये भी थोड़ी सी चर्चा हमने कल की थी। उदयाभावी क्षय का मतलब क्या है? उदय का अभाव। उदयाभावी, उदय का अभाव, उसी का नाम है क्षय। क्षय का मतलब सर्वथा क्षय नहीं है। क्षय का मतलब है उदय का अभाव, उसको कह रहे हैं क्षय।
तो उदय के अभाव का क्या मतलब है कि जो सर्वघाती स्पर्धक है, सर्वघाती स्पर्धक है मतलब उनकी अनुभाग शक्ति शैल, अस्थि और दारू के बहुभाग रूप है, और वो वर्तमान में उनका उदय आने, वर्तमान में वो उदयावली में है, वो लाइन में है, उनको उदय में आना है। जैसे कल हमने उदाहरण देखा था कि वो चक्की की रॉड में वो गेहूं आ चुके हैं, तो वर्तमान में जिन जो लाइन में लग गए हैं, जो जिनका नंबर आ गया है, अब उसको कुछ नहीं कर सकते, उनको रोका नहीं जा सकता। तो फिर क्या करें, वो सर्वघाती रूप से उदय आएंगे, मतलब वो हमको चट्टान जैसा फल देंगे, इस तरह से मारेंगे तो हमारा गुण तो प्रकट ही नहीं हो पाएगा, इस तरह से वो घात करेंगे। तो उनका उदयाभावी क्षय का मतलब है कि वो वर्तमान में उदय में तो आएंगे, लेकिन उनका उदय को ही हम अभाव रूप बनाएंगे। उदय को अभाव रूप बनाएंगे का मतलब है कि उदय आना था उनको सर्वघाती रूप से, पूरा घात करना था, उदय तो उनको ऐसा आना था, लेकिन हमने क्या किया, उसकी शक्ति को सर्वघाती पने से देशघाती रूप कन्वर्ट कर दिया। ये भाषा है कहने की, कन्वर्ट कर दिया, बना दिया, वो सब अपने आप होता है, होता सब अपने आप है, लेकिन समझने समझाने के लिए ऐसी भाषा बोलने में आती है। तो जो उनकी सर्वघाती पने की जो शक्ति थी, उस सर्वघाती पने को देशघाती रूप कन्वर्ट कर देना, उसी का नाम है उदयाभावी क्षय। क्षय तो हुआ, किस चीज का क्षय हुआ, सर्वघाती पने का क्षय हुआ, लेकिन पूर्ण रूप से उसका क्षय नहीं हुआ है। पूर्ण वो उदय में तो आ रहा है, बिल्कुल उदय में नहीं आ रहा है, बिल्कुल फल नहीं दे रहा है, ऐसा नहीं है, उदय में आ रहा है, फल दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में उसको फल देना था कैसा, एक्चुअल में फल देना था सर्वघाती, लेकिन अब कैसा फल दे रहा है, अब फल दे रहा है वो देशघाती। तो उसके फल का घात कर दिया, वो जैसा उदय में आना चाहिए था उसके वैसे उदय का अभाव कर दिया, इसी का नाम है उदयाभावी क्षय। ठीक है, अभी थोड़ी यहाँ स्लाइड से देख लीजिए परिभाषा वगैरह। शिवक्षम की परिभाषा है, वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, भविष्य में उदय आने योग्य सर्वघाती स्पर्धकों का सदवस्थारूप उपशम, और वर्तमान कालीन देशघाती स्पर्धकों का उदय। इन तीन रूप कर्म की अवस्थाओं को शिवक्षम कहते हैं। अभी उदयाभावी क्षय किसे कहते हैं देखिए, सर्वघाती प्रकृतियों का अनंत गुणाहीन होकर देशघाती में परिवर्तित होकर उदय में आने को उदयाभावी क्षय कहते हैं। जो सर्वघाती प्रकृति है उनका जो अनुभाग है वो अनंत गुणाहीन हो गया है, यानी सर्वघाती में कैसा अनुभाग था, शैल, अस्थि और दारू के बहुभाग, और ये अनुभाग हीन होकर कैसा रह गया है, लता रूप और दारू के एक भाग रूप। तो ये अनंत गुणाहीन होकर फिर ये उदय में आ रहा है, इसी को उदयाभावी क्षय कहते हैं। इसमें सर्वघाती स्पर्धक उदय में आने के एक समय पूर्व देशघाती में परिवर्तित होते हैं। देखिए यहाँ स्लाइड में देखिए, यहाँ ये स्लाइड बताई है, ये अनुभाग की शक्तियां हैं, शैल, अस्थि, दारू और लता। तो लता का पूरा पार्ट और दारू का एक भाग, दारू का अनंतवा भाग, ये तो है देशघाती, और दारू का बहुभाग अस्थि और शैल ये है सर्वघाती। तो इस तरह से ये कर्म निषेक रूप में लाइन में लगे रहते हैं, इस तरह से कर्म की निषेक रचना दिखाई जाती है ऊर्ध्व रूप से। और जैसे जैसे ये उदय में आने वाले हैं, तो ये जो इनका इधर वाला साइड है, आपको कर्सर दिख रहा होगा, जो इधर वाला है ये तो है सर्वघाती वाला अनुभाग। तो ये सर्वघाती वाला अनुभाग इधर देशघाती में कन्वर्ट होके उदय में आ रहा है। जैसे इसका नंबर आया उदय में आने का, तो ये सर्वघाती का अनुभाग इधर देशघाती में कन्वर्ट हुआ और फिर उदय में आया, फिर ये सर्वघाती का अनुभाग देशघाती में कन्वर्ट हुआ और अगले समय में उदय में आया। ये सर्वघाती प्रकृति थी, इसका अनुभाग देशघाती रूप हुआ और फिर उदय में आया। तो ऐसे अनुभाग अनंत गुणाहीन होकर वो सर्वघाती प्रकृति देशघाती रूप होकर उदय में आती है, इसी को उदयाभावी क्षय कहते हैं। मैम आपने जो बोला एक समय पूर्व, तो एक समय पूर्व ही विशुद्धि होती है कर्मों की, मतलब अपने आत्मा के स्वभाव की। एक देखो समय पूर्व ही जो सर्वघाती से जो देशघाती हो रहा है, ये जो क्षयोक्षम की बात चल रही है,
तो ये क्षयोपम कुछ तो अनादिकाल से है ही ज्ञान दर्शन वीर्य का क्षयोपम, तो उसमें विशेष विशुद्धि की आवश्यकता नहीं होती। विशुद्धि तो उसमें भी होती है वो क्षयोपम होने के लिए, लेकिन एक वो सामान्य प्रोसेसिंग में होता है। और जो मोक्ष मार्ग में क्षयोपम होता है, क्षयोपम सम्यक, क्षयोपम चारित्र, वहां विशेष विशुद्धि होती है। तो ये जो क्षयोपम अभी रूटीन में, मतलब जो अनादिकाल से चला ही आ रहा है, तो वो इस तरह से होता है कि इतना क्षयोपम होना ही है। तो वो जिस समय, समझ लीजिए ये कर्म लगे हैं लाइन से, इस तरह से ये कर्म लाइन से लगे हैं। अब ये इस नंबर पे उदय आना है, ये लाइन लगी है, ये वाले को उदय में आना है। तो इसमें अनुभाग कैसा है, अनुभाग चारों तरह के हैं, चारों तरह के इसमें अनुभाग है। तो ये जो सर्वघाती वाला अनुभाग है, ये इसी समय, जिस समय उदय आ रहा है, उसी समय ये देशघाती में कन्वर्ट होगी, सर्वघाती का अनुभाग देशघाती होगा और ये देशघाती रूप से उदय में आएगा। फिर ये जिसको उदय में आना है, मतलब ये वाला समय तो चल रहा है, अभी समझ लो 2:49 हुए, तो अब 2:50 पे जिसको उदय में आना है, उसको एक एक समय मान ले अपन, एक एक मिनट को। तो 2:50 पे जिसको उदय में आना है, अब वो वाले सर्वघाती स्पर्धक देशघाती में कन्वर्ट होंगे, और 2:49 के बाद जस्ट 50वां मिनट आएगा, तो वो 50 मिनट पे जिसको आना था वो देशघाती हो गए, तो वो देशघाती रूप उदय में आएंगे। अब जब 2:50 हुए हैं, तो 2:51 पे जिसको उदय में आना था, अब वो सर्वघाती स्पर्धक देशघाती में कन्वर्ट होना चालू होंगे, और जैसे ही 2:51 होंगे तो वो देशघाती होकर उदय में आ जाएंगे। फिर 2:51 पे वो देशघाती उदय में आए, अब 2:52 पे जिन सर्वघाती को उदय में आना था वो देशघाती में कन्वर्ट होंगे, जिस समय ये 2:51 चल रहा है उस समय, और जैसे ही 2:52 पे पहुंचेंगे तो वो देशघाती, क्योंकि वो कन्वर्ट हुए हैं देशघाती में, तो वहां देशघाती का उदय आएगा। ऐसा एक एक समय पूर्व वो कन्वर्ट होते जाएंगे और उदय में आते जाएंगे। एक एक समय पूर्व ही होंगे, उसके पहले नहीं उससे कन्वर्ट पहले होंगे। नहीं, उससे पहले नहीं, एक साथ सारा करके रखो, एक साथ सारा काम नहीं होगा, एक एक समय पूर्व ही वो ऐसा कन्वर्ट। क्यों मैम, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा ही इसमें है, एक साथ सारा समझ लीजिए। एक 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 मतलब पूरा ये तो कर सकते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं जो ये उदयाभावी क्षय है ना, इसको अप्रशस्त सूक्ष्म भी बोलते हैं। तो ये उदयाभावी क्षय इसी तरह से होता है, वो एक साथ सारा हो जाएगा तो वो तो उपशम ही हो जाएगा। तो यहाँ उपशम नहीं हो रहा है पूर्ण रूप से, ये उदयाभावी क्षय हो रहा है। इसका नाम यानी मतलब ये एक एक समय का ही होता है। अगर ज्यादा समय का, मतलब क्योंकि बाद में चेंज भी हो सकता है जीव के परिणामों के निमित्त से, तो ये ऐसा नहीं है जैसे वहां अपन ने जो ऑप्शमिक समय को देखा था, वो तो अंतर्मुख के लिए था ही फिक्स। यहाँ पे ऐसी फिक्स वाली बात नहीं है, इसलिए एक एक समय का होता है। जैसे बोलते हैं ना, जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कोई ऐसी कहानियां आती, कोई साधु वगैरह होते हैं, तो उनको वो भोजन देकर जाते हैं लोग, तो वो बोलते हैं बस शाम का तो आ गया, आज का तो आ गया, सुबह का अब हम इकट्ठा करके नहीं रखेंगे। कोई कहेगा कल के लिए ले लो, तो बोले नहीं, कल का कल देखेंगे। तो ऐसे ही इसमें भी वो जिस समय जो चाहिए सामग्री, बस वो कन्वर्ट होती है। यहाँ कोई वो फंड बनाने वाला सिस्टम इसमें नहीं भाव होता है। भाव का बहुत फ्लक्चुएशन हो रहा है मतलब। हाँ हाँ, ऐसा। ये क्षयोपम रूप अवस्था तो हर एक जीव में हो रही है और हर समय हो रही है, तो क्या कुछ भावों के कारण, पुरुषार्थ के कारण, या किस भावों के कारण ये क्षयोपम चलता रहता है? देखो, भावों का तो निमित्त बनता ही है, क्योंकि हमने देखा ज्ञान दर्शन विधि का क्षयोपम कब बढ़ता है कि कषाएं मंद होती हैं, तो क्षयोपम कर्मों में क्षयोपम होता है, तो वो ज्ञान दर्शन वीर्य प्रकट होते हैं। तो भावों के साथ तो संबंध है। एक इंद्रिय आदि अवस्था में संक्लेश की अधिकता है, संक्लेश की अधिकता है, तो क्षयोपम वहां ही है एक इंद्रिय आदि अवस्था में। पंचेंद्रिय होता है तो वहां क्षयोपम बढ़ रहा है, क्षयोपम बढ़ रहा है, इससे ही समझ में आ रहा है संक्लेश कंपैरेटिवली कम है, कंपैरेटिव इंद्रिय आदि से, तब वो क्षयोपम बढ़ा है। अब वो पंचेंद्रियों में कंपैरिजन करेंगे तो वो एक अलग हो जाएगा, लेकिन
यानी जीव के कषाय परिणामों से संबंध तो उसका है ही, लेकिन वहां अभी संसार अवस्था में विशेष पुरुषार्थ नहीं दिखता। वहां तो पराधीनता ही दिखती है, कर्म के उदय जनित ही अवस्था वहां दिखती है। और जब मोक्ष मार्ग के शिवोपशम की बात करते हैं, शिवोपशम सम्यक तो शिवोपशम चारित्र की, वहां पुरुषार्थ प्रधान होता है। वहां जीव के पुरुषार्थ की प्रधानता कहीं भी जाती है, दिखती भी। और यहाँ अभी जो रेगुलर सामान्य संसार अवस्था में जो शिवोपशम हो रहा है, उसमें विशेष पुरुषार्थ नहीं दिखता है। वो समझ लो वहां कर्म की मुख्यता दिखाई देती है, लेकिन होता है एक्चुअल में जीव के भावों से। उसका जो संबंध है, वो संबंध तो जीव के परिणामों से ही होता है। बोलो पारो। भाभी मुझे यही पूछना था, और एक और क्वेश्चन था मेरा, ये औपशमिक सम्यक दर्शन की परिभाषा और शैवोपशम की परिभाषा बिल्कुल सेम है। सम्यक दर्शन की परिभाषा बिल्कुल, मतलब सम्यक दर्शन यानी कर्म की तरफ वाली कहाँ है ऐसी? औपशमिक सम्यक दर्शन की भी तो यही परिभाषा लिखी है अपन ने। क्या परिभाषा? बोलो। वर्तमान, मतलब वर्तमान कालीन औपशमिक सम्यक दर्शन में यही तो लिखी थी, वर्तमान कालीन। ये शैवशमिक सम्यक की है ये परिभाषा, औपशमिक की नहीं। औपशमिक की, औपशमिक सम्यक के समय यही परिभाषा लिखी है अपन ने। औपशमिक सम्यक की तो ये है कि जो समझ लो दर्शन मोहनी की या मोहनीय कर्म की 5, 6 या 7 प्रकृतियों के उपशम से जो सम्यक तो प्राप्त होता है, तो जिसके बाद वर्तमान का ये शैवोपशम सम्यक उसमें यही आता है ना। ये गलत लिख लिया है ना, वो शैवोपशम सम्यक की परिभाषा है। औपशमिक की जहाँ ये वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धा और ये वाली बात आ रही है, वो शैवोपशमिक सम्यक की परिभाषा। ठीक कर लेना उसे। और किसी का प्रश्न है कोई? तो ये समझ में आया उदयाभावी क्षय। उदयाभावी क्षय का मतलब क्या है कि जो सर्वघाती स्पर्धक हैं, उन सर्वघाती स्पर्धकों का अपने उदय के एक एक समय पूर्व देशघाती रूप कन्वर्ट होकर उदय में आना, उसका नाम उदयाभावी क्षय है। बिल्कुल ही उदय में नहीं आए, जड़ से ही खत्म ही हो जाए, ऐसा नहीं है, पर वो सर्वघाती पना उनका खत्म हो गया, इसलिए तो कहा है क्षय। मैं ये पूछूंगी आप लोगों से कि उदयाभावी क्षय में क्षय किसका कहा, क्षय किसका हुआ है? क्षय हुआ है सर्वघाती पने का, ठीक है। और उदय का अभाव, तो उदय के अभाव का क्या मतलब है? वो सर्वघाती पने के उदय का अभाव है। देशघाती रूप से तो उदय है, देशघाती रूप होके उदय में आ रहा है, तो सर्वघाती रूप से उदय का अभाव है, उसी को यहाँ पर क्षय कहा है, सर्वथा क्षय नहीं है, ठीक है। देशघाती रूप से तो वो उदय में आ ही रहा है। तो ये उदयाभावी क्षय कौन से स्पर्धकों का हो रहा है? उदयाभावी क्षय कौन से स्पर्धकों का हो रहा है? सबको बोलना है। वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का। कौन से स्पर्धकों का हो रहा है उदयाभावी क्षय? वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धक। ये जो वर्तमान कालीन, ये वर्तमान कालीन ही कहे जाएंगे, एक एक समय पूर्व होके कन्वर्ट हो रहे हैं ना, वो वर्तमान काल ही है। एक उदयावली वो वर्तमान काल ही कहलाती है। तो ये वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का हो रहा है उदयाभावी क्षय। अब दूसरी स्थिति क्या है? दूसरी स्थिति है सदवस्था रूप उपशम। सदवस्था रूप उपशम क्या है कि वर्तमान कालीन को तो देशघाती बना दिया, और भविष्यकालीन है वो तो भविष्य में स्थित है, वर्तमान में है नहीं, तो वैसे तो हम सेफ हैं, उनका तो अभी टाइम आया नहीं, तो यूं तो हम सेफ हैं। लेकिन जो भविष्यकालीन स्पर्धक होते हैं, उनकी उदीर्णा हो जाती है। जो बाद में आने वाले निषेक हैं, वो जल्दी भी उदय में आ जाते हैं। इस तरह का एक उनमें प्रोविजन होता है। कर्मों में इस तरह की स्थिति होती है कि बाद में आने वाले जल्दी भी उदय में आ जाते हैं, उसको बोलते हैं उदीर्णा। अपने समय से पूर्व ही उदय में आ जाए, सब में होता है ऐसा। समझ लो भारत में तो कम होता है बिफोर टाइम वाला काम, लेकिन कभी कभी ट्रेन आ जाती है बिफोर टाइम, तो वो बिफोर टाइम आ गई ट्रेन,
या इसी तरह से और भी कोई कभी मेहमान आने वाले वो बिफोर टाइम आ जाएं, और भी कोई भी इस तरह की परिस्थितियां समझ लीजिए ऐसा होता है। कभी अभी महीने बढ़ गए हैं, दो सावन हो गए थे तो इस बार लेट आया है भादवा, कभी जल्दी आ जाता है तो बारिश जल्दी आ जाती है, तो ऐसा बिफोर टाइम भी काम हो जाता है। तो ये जो कर्म है भविष्य में उदय आने वाले हैं, अभी टाइम नहीं आया, लेकिन वो बिफोर टाइम उदय में आ सकते हैं और उसको कहते हैं उदीरना। तो अभी तो हमने इनको तो सेट कर दिया, जो वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धक थे उनको तो हमने देशघाती बना दिया, लेकिन जो भविष्यकालीन देशघाती हैं वो जल्दी नीचे नहीं आ जाए, और वो नीचे आ जाएंगे तो वो सर्वघाती स्पर्धकों का उदय आ जाएगा, तो हमारे गुण की तो छुट्टी हो गई, हमारा तो गुण नहीं प्रकट हो पाएगा ना। भविष्य में आने वाले सर्वघाती स्पर्धक यदि वर्तमान में सर्वघाती रूप में ही उदय में आ गए तो वो हमारे गुण का पूरा घात कर देंगे। सर्वघाती का मतलब क्या है? जो हमारे गुण का पूरा घात कर दे, तो फिर गुण प्रकट नहीं हो पाएगा। तो क्या करना पड़ेगा कि जो भविष्यकालीन देशघाती सॉरी सर्वघाती स्पर्धक हैं उनको वो जिस टाइम पे हैं उसी टाइम पे उनको रोक के रखना पड़ेगा। तो अगर कोई गाड़ी बिफोर टाइम आ जाती है तो क्या होता है, उसको आउटर में खड़ा कर देते हैं, जल्दी आ गए हो आप, खड़े रहो आउटर में, स्टेशन पे नहीं आने देते, क्योंकि स्टेशन पे तो दूसरी गाड़ियों का नंबर है, वहां तो दूसरी गाड़ियां आएंगी, पटरी पे तो उतनी जगह होती है, तो उसको आउटर में खड़ा कर देते हैं जो बिफोर टाइम आ गई है। तो इसको वहां पर रोक देना, जिस जगह पर ये है भविष्यकालीन कर्म, ये बाद में आने वाले कर्म है, समझ लीजिए ये सारे भविष्यकालीन है, तो इन भविष्यकालीन कर्म ये जल्दी कूद के नीचे नहीं आ जाए, तो इनको इसी जगह पर इनको पॉज कर देना, इनको इसी जगह पर पॉज कर देना, आप नीचे नहीं आ सकते, इनको उदीरणा के अयोग्य बना देना, ये कहलाता है सदवस्था रूप उपशम। जो भविष्यकालीन सर्वघाती स्पर्धक हैं उनको उदीरणा के अयोग्य बना देना वो सदवस्था रूप उपशम कहलाता है। तो वर्तमान कालीन भी सेट हो गए और भविष्यकालीन भी सेट हो गए। वर्तमान समय को छोड़कर भविष्य में उदय आने वाले कर्मों के सत्ता में रहने को, वो सत्ता में है, उदीर्णा होकर नीचे नहीं आ सकते हैं, उसको सदवस्था रूप उपशम कहते हैं। तो अब ये दोनों सेटल हो गए। सर्वघाती स्पर्धक जो वर्तमान कालीन थे वो भी सेट हो गए, उनको देशघाती बना दिया। जो भविष्यकालीन थे वो उदीर्णा होके उदय में नहीं आ सकते, तो उनको भी वहां पर सेट कर दिया। तो सर्वघाती स्पर्धकों से हम टोटली फ्री हो गए। तो अब वर्तमान में किसका उदय आ रहा है? वर्तमान में केवल देशघाती स्पर्धकों का उदय आ रहा है। तो वर्तमान कालीन देशघाती स्पर्धकों का उदय, तो ये तीन रूप जो कर्म की स्थिति हुई इसका नाम है क्षयोपशम। वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, भविष्यकालीन सर्वघाती स्पर्धकों का सदवस्था रूप उपशम, और वर्तमान कालीन देशघाती स्पर्धकों का उदय। देशघाती स्पर्धक कैसे हैं कि वो हमारे गुण का पूरा घात नहीं करेंगे, गुण प्रकट भी होने देंगे, इसलिए उनके उदय से ज्यादा परेशानी हमको नहीं है, क्योंकि उदय तो आना ही है किसी ना किसी का, तो देशघाती के उदय को चला लेते हैं। तो देश वर्तमान में देशघाती स्पर्धकों का उदय, इन तीन रूप कर्म की अवस्था को क्षयोपशम कहते हैं। जैसा मैम चारित्र मोहिनी की संजुलन देशघाती प्रकृति है, उसमें वो सर्वघाती रूप किस प्रकार आएगा, क्या दिखाएगा वो सर्वघाती रूप? कल अपन चर्चा करेंगे कि कुछ अपवाद है। मोहनीय कर्म की जो देशघाती प्रकृतियां हैं उसमें सर्वघाती स्पर्धक नहीं है, 10 प्रकृतियों में सर्वघाती स्पर्धक नहीं है, उसके सारे स्पर्धक ही देशघाती। तो अब अभी समय हो गया है, कल चर्चा करेंगे अपन इसकी। कल मतलब कल क्लास संडे है और दशमी भी है, तो कल छुट्टी रख लें तो आप लोग भी फ्री रहेंगे, सब यहाँ पूछता रहेगी सबको, ठीक है। कल छुट्टी रख लेते हैं तो सभी फ्री रहेंगे, नहीं तो फिर आकुलता सबको ही हो जाती है। अभी दूसरी क्लास चलेगी, ये यहीं पूरा कर